आज का हमारा टॉपिक है कॉलेजियम व्यवस्था। हमने लास्ट वीडियो में न्यायपालिका स्टार्ट की थी, तो उसमें काफ़ी बार हमने कॉलेजियम सिस्टम का प्रयोग किया था। तो ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलेजियम व्यवस्था का उद्भव कहाँ से होता है। तो यह 1950 से लेकर कॉलेजियम व्यवस्था के प्रारंभ तक राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्तियां हो रही थी। मतलब कि जब तक कॉलेजियम व्यवस्था 1993 से यह तो लागू हो जाती है, लेकिन उसके पहले तक 1950 से 1993 तक जो अब तक सीजीआई की नियुक्ति हो रही थी, वह वरिष्ठता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा ही हो रही थी। दूसरा पॉइंट है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू न्यायाधीश की नियुक्ति के स्तर पर प्रिंसिपल ऑफ सीनियोरिटी के आधार पर बनाए गए, जिसे न्यायपालिका के स्वीकार भी कर लिया, और यह व्यवस्था शास्त्री जी के कार्यकाल तक ठीक प्रकार से चलती रही। सीनियोरिटी के आधार पर मतलब कि जो नियुक्तियां हैं वो शास्त्री जी के कार्यकाल तक चलती रही, लेकिन एक दो बार इसका उल्लंघन भी हुआ बीच में। जैसे इंदिरा गांधी कार्यकाल की वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कार्यपालिका और न्यायपालिका की नियुक्तियों को लेकर विवाद उत्पन्न होने लगे। अब हम पढ़ते हैं कॉलेजियम व्यवस्था का तात्पर्य होता क्या है। वास्तव में कॉलेजियम का मतलब होता है समूह, एक ऐसा समूह। कॉलेजियम व्यवस्था का तात्पर्य न्यायाधीशों का एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कॉलेजियम व्यवस्था के उद्भव को निम्नलिखित 4 केसेस के आधार पर समझा जा सकता है। जैसे फर्स्ट जजेस केस, जिसे हम एसपी गुप्ता केस 1982 में हुआ था, एसपी गुप्ता केस के नाम से जानते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि आर्टिकल 124 के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा जो परामर्श दिया जाना है वह एक प्रकार से सलाह कंसल्टेशन है, अर्थात राष्ट्रपति से मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात आपको समझ में आई हो या ना आई हो, लेकिन अब आ जाएगी, क्योंकि ये जो कुछ डायग्राम बना रखा है, ये फोर्थ जजेस केस मैंने लिख रखा है डायग्राम के माध्यम से। इसमें फर्स्ट जजेस केस है, इसमें 2 शब्द हैं, आप देख पा रहे होंगे। सॉरी, क्लियर हो गया? हाँ, अब हो गया होगा। एक है कंसल्टेशन, एक है कंसर्न। दोनों ही परामर्श हैं, लेकिन जब कंसल्टेशन शब्द का प्रयोग हो तो यह जो सलाह होती है, यह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। सपोज आपको किसी ने सलाह दी, यानी यदि आपने उससे सलाह मांगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंसल्टेशन है यदि वो, तो वो उसको मानने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। मान भी सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन मानने के लिए आप बाध्य नहीं। लेकिन जो कंसर्न होगी सलाह, उसे मानने के लिए आप बाध्य होंगे। यदि उसने कोई सलाह दी कि आपको इसमें ये अमेंडमेंट करना है, इसमें ये सुधार करना है, तो आपको सुधार करना होगा, वो कंसर्न होगी। और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? कंसल्टेशन। मतलब कि कोलिजियम ये जो यहाँ पर राष्ट्रपति से सलाह लेगी, तो राष्ट्रपति की सलाह, कोलिजियम जो यहाँ पर राष्ट्रपति को मतलब कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का नाम भेजेगी, तो उस वो जो नाम होंगे वो राष्ट्रपति से मानने के लिए बाध्य नहीं है। सॉरी, मैं गलत बोल गया। कुल मिलाकर इसका कहने का मतलब ये है कि जो कंसल्टेशन है हमारी, तो राष्ट्रपति से यदि सुप्रीम कोर्ट सलाह लेता है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से सलाह लेता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात यह सलाह कंसल्टेशन प्रकार की सलाह होती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने नेम सुझा दिए कि आपको इनको राष्ट्रपति नियुक्त करना है, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होता है, अर्थात वह किस प्रकार की सलाह हो गई? कंसर्न प्रकार की सलाह हो गई। इसके हम आगे पढ़ेंगे। ये दूसरा पॉइंट है कि इस प्रकार इस निर्णय से नियुक्ति के संदर्भ में कार्यपालिका राष्ट्रपति का प्रभाव बना रहा। मतलब कि अभी राष्ट्रपति का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ, कार्यपालिका में थोड़ा बहुत प्रभाव बना रहा कि कम से कम सलाह ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अब जो सेकंड जजेस केस होता है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस के नाम से जानते हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कोलेजियम व्यवस्था से होगी, जिसे सीजीआई और अन्य 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों की
न्यायाधीश होंगे, मतलब कि एक कोलिजियम होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट होंगे और 2 अन्य मोस्ट सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो ये बताएंगे कि किनको न्यायाधीश नियुक्त करना है। और इस कोलिजियम के द्वारा दी गई कंसल्टेशन होगी, वह सलाह मात्र नहीं है, उसको मानने के लिए वह कंसर्न है, अर्थात इसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था इस पॉइंट को। तो वही है कि जो ये यहाँ पर ये जो कोलिजियम बात सुझा दी, नाम सुझा दिया कि आपको इसको सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करना है, तो करना ही है। यह सलाह कंसर्न प्रकार की सलाह हो गई। दी जाने वाली सलाह में प्रिंसिपल वरीयता प्राथमिकता के सिद्धांत का पालन किया जाएगा, अर्थात राष्ट्रपति को दी जाने वाली सलाह में सीजीआई की सलाह अनिवार्य है। मतलब कि इसमें जो फैसले होंगे वह बहुमत से होंगे। बहुमत से कैसे? हमारे पास एक सीनियर जज होगा, 4 मोस्ट सीनियर जज होंगे जो ये बहुमत मतलब कि फैसला करेंगे किसको जज नियुक्त करना है या नहीं करना है। और उसमें क्या होगा, उसमें यह डिसीजन लिया जाएगा कि किसको जजेस नियुक्त करना। और फैसले कैसे होंगे? बहुमत से होंगे। मतलब कि बहुमत कैसा, 3-4 हो सकता है या 3-2, कुछ भी हो सकता है। जो बहुमत होंगे सबसे ज़्यादा जिसके पास जजेस होंगे उसी का फैसला माना जाएगा। लेकिन उस बहुमत में सीजीआई भी होने चाहिए, यह भी अनिवार्य है। एक और अगला पॉइंट है कि इस प्रकार की याचिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नियुक्ति के मामले पर वास्तविक अधिकार न्यायपालिका ने कार्यपालिका के हाथ से अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि जो नियुक्ति का अधिकार है वह कार्यपालिका का अधिकार है, ना कि न्यायपालिका का। और यहाँ पर न्यायपालिका ने कार्यपालिका के अधिकारों में हस्तक्षेप कर उनके अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया। थर्ड जजेस केस, इसे बेसिकली केस नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक सुझाव था जो मांगा गया था, उसी को केस वही दिया गया है। यह कोई केस या याचिका नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के.आर. नारायणन है। के.आर. नारायणन राजनीतिकरण के द्वारा मैं गलत पढ़ रहा था। यह एक केस या याचिका नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के द्वारा संविधान के आर्टिकल 143 के तहत नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से ली गई सलाह है। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि ये यदि राष्ट्रपति कोई संविधान में कोई कानून लाना है, ऐसा यदि किसी की कोई कानूनी बाध्यता, यदि किसी की कानूनी नियुक्ति हो रही है या कुछ कानून में संशोधन करना है, तो हम यदि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले लेते हैं कि जिससे भविष्य में विवाद ना हो, दोनों में कुछ ओवरलैपिंग ना हो, डिसीजन विपरीत में ना आए, तो जिससे हम सुप्रीम कोर्ट के भविष्य के अनुमान भी लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सोच क्या है। तो उसी के बारे में है कि हम उससे सलाह ले लें तो अच्छी बात है। लेकिन जो ये सलाह ली जाएगी ये कंसल्टेशन प्रकार की सलाह होगी, अर्थात ये जो सलाह होगी जो राष्ट्रपति लेंगे सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत, इसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। मतलब कि मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, उनके ऊपर है। इस मामले पर यह पूछा गया कि कोलिजियम प्रणाली की नियुक्ति के लिए उचित है या नहीं। ये भी पूछा गया था कि कोलिजियम सही है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है? कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ये सलाह देता है, यह बताता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कोलिजियम अनिवार्य है। मतलब कि कोलिजियम उन्होंने जरूरी बता दिया कि कोलिजियम आवश्यक होना चाहिए। 2 पारंगत विधिवेत्ता का चयन, ये मैंने 4, आप सोच रहे होंगे कि 4 मैंने कैसे बोल दिया था। 4 लोग नहीं होते हैं जो नियुक्त किए जाएंगे, तो 4 ये लोग होते हैं। 2 मोस्ट सीनियर जज होते हैं, एक होता है, एक कौन होते हैं, पीएम होता है, दूसरे लोकसभा के, एक मान लो ये पक्ष के नेता हो गए पीएम, और लोकसभा के विपक्ष का नेता जिसे हम एलओपी कहते हैं वो होते हैं। तो ये 4 जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट को लगा के सीजीआई को लगा कर 5 लोग, और सीजीआई को नहीं लगाते हैं तो 2 सीनियर मोस्ट जज, एक लोकसभा के विपक्ष का नेता, एक पीएम, ये 4 लोग हो गए, और एक सीजीआई को लेकर 5 लोग हो गए। तो ये 5 लोगों के द्वारा उस मतलब कि 2 पारंगत विधिवेत्ता होंगे जो नाम सुझाते हैं। ये एक समिति होती है, ठीक है, जो मैंने बात की थी आप लोगों से कि वहाँ पर मैंने 4 लोग बोला था ना। आप समझ रहे होंगे कि 4 लोग कहाँ से आ गए। सपोज मैं दिखा ही देता हूँ, कोलिजियम के द्वारा दी गई सलाह, तो ये कोलिजियम है। मतलब कि एक प्रकार की जो यहाँ पर सलाह मैंने बात की थी, ये वाली
तो ये जो कंसर्न थी जिसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होंगे, तो यहीं पर बात की थी। ये 4 लोग होते हैं और यहीं पर जब हम उसकी बात करने लगते हैं किनकी, हाई कोर्ट की, तो वहाँ पर ये हमें 5 देखते हैं और सीजीआई को लगाकर 6 देखते हैं। उसकी बात होगी आगे, देखते हैं। फोर्स जजेस केस होता है इसी बीच में, एक और पॉइंट सॉरी बच जाता है। यदि 2 या 2 से अधिक सदस्य की असहमति होगी तो राष्ट्रपति के पास ऐसे नाम नहीं भेजे जाएंगे, यदि सही बात है। फोर्स जजेस केस सुप्रीम कोर्ट इशू एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड 2015। ये एक अच्छा केस है क्योंकि इसकी मामला काफ़ी उठकर आता रहा है और हालिया विवाद भी बनेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि कैसे एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में इतनी बड़ी धनराशि कैश के रूप में प्राप्त होना कहीं ना कहीं न्यायपालिका को एक दूसरे रास्ते में ले जाता है और उसकी जो ये कोलिजियम व्यवस्था पर एक अच्छा कठोराघात करता है। तो उसी के बारे में ये केस भी हो चुका है 2015 में। उसकी चर्चा अब हाल फिलहाल आपने न्यूज में सुनी भी होगी कि 2015 में एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केस 2015 के नाम से जानते हैं। ये 2015 में हुआ, तो इसमें कुछ डिसीजन थे जिनको सही माना गया, तो उसकी चर्चा हाल फिलहाल में न्यूज में आप लोगों ने सुन रखी होगी। उसी की चर्चा होगी। ये क्या था केस, इसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 99वां संविधान संशोधन को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया था इस केस के माध्यम से। लेकिन ये जो संविधान संशोधन था इसमें क्या था, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे इसी में। लेकिन पहले हम केस का सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पढ़ते हैं जिससे हम कोलिजियम कंप्लीट करें। हो सकता है मैंने ये वीडियो भी बना दिया हो एनजेसी के बारे में, ये वही था। तो हम आगे अगला पॉइंट देखते हैं। इस न्यायालय का यह तर्क था कि संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की कल्पना की थी, किंतु 99वें संविधान संशोधन एनजेसी उसमें हस्तक्षेपकारी प्रतीत होता है। ये जो संविधान संशोधन था 99वें संविधान संशोधन 2015, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में असंवैधानिक करार दे दिया और कहा कि संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को स्वतंत्रता की कल्पना की थी, लेकिन आप लोग यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं, और इसको असंवैधानिक करार दे दिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का भाग है, और इसी केस में ये भी कह दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये भी संविधान के मूल ढांचे का भाग है। अब मूल ढांचा है तो इस पर कुछ कर ही नहीं सकता है। 99वां संविधान संशोधन है जिसे हम एनजेसी के नाम से जानते हैं, मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार न्यायपालिका को पुनः कोलिजियम व्यवस्था को बहाल कर दिया गया, क्योंकि अभी तक ये केस हो रहा था। उसको ऐसा माना जा रहा था कि अगर ये केस एनजेसी लागू हो जाता है एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छी न्यायपालिका उभर करके आएगी, लेकिन इसको न्यायपालिका ने इस व्यवस्था को असंवैधानिक करार दे दिया। अपने कौन से केस में, 2015 के सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाले केस में। कोलिजियम व्यवस्था के लाभ वैसे होते क्या हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा शॉर्ट हैंड आउट से पढ़ेंगे, जिससे एनजेसी को हम लोग भी यहीं से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम व्यवस्था के लाभ क्या हैं। सबसे पहली बात, गंभीर विचार विमर्श अच्छा होता है। कोलिजियम व्यवस्था होगी एक अच्छा गंभीर विचार विमर्श होगा। बहुमत से फैसले लोकतंत्र में मेल खाते हैं। अगर ये कोलिजियम व्यवस्था होती है तो काफ़ी सारे उसमें लोग होते हैं, तो बहुमत से फैसले इसमें होंगे, जो कि एक लोकतंत्र की व्यवस्था का, संसदीय व्यवस्था का भी एक मानक है, उसका भी ये वहाँ से भी मेल खाता है। सत्ता के पृथक्करण से मेल खाता है। हमने यहाँ पर देखने को भी मिलता है कि जो सत्ता का डिवीज़न है, सेपरेशन ऑफ पावर है या डिवीज़न ऑफ पावर है, उसका भी यहाँ पर मेल खाता है। राजनीति पर रोक लगती है, राजनीतिकरण पर रोक लगती है, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता, वो कोलिजियम व्यवस्था स्वतंत्र होती है। और इसके लाभ क्या हैं, संरचना में सुधार, सीजीआई तथा 4 सीनियर मोस्ट जज हैं, इसकी संरचना में सुधार होता है। सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, और यहाँ पर राष्ट्रपति जो कि हमारा आर्टिकल 73 के तहत समझ सकते हैं, आर्टिकल 73 के तहत किसके लिए बाध्यकारी है, तो राष्ट्रपति के लिए भी बाध्यकारी है, जिसके कारण राजनीति का भी हस्तक्षेप नहीं। कोलिजियम व्यवस्था की चुनौतियां क्या, संविधान में चर्चा नहीं है। सबसे पहली बात है कि कोलिजियम व्यवस्था की संविधान में चर्चा ही नहीं की गई है। दूसरी बात है, संविधान सभा
में नहीं चर्चा, ना ही संविधान सभा में चर्चा की गई। संविधान में नहीं चर्चा है, ना ही संविधान सभा में चर्चा है। आर्टिकल 124 के विपरीत है। आर्टिकल 124 न्यायपालिका की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पर कॉलेजियम व्यवस्था है नहीं, तो उसके विपरीत है। स्वयं अपनी नियुक्ति कहीं नहीं है। और ऐसे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वह अपनी नियुक्ति स्वयं कर लेते हैं, तो दुनिया के किसी भी देश में न्यायाधीश स्वयं अपनी नियुक्ति नहीं करते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी नियुक्ति स्वयं करता है। अब एनजेसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों की इसमें भी एनजेसी का काफ़ी सारा है। जैसे हमने चुनौतियां पढ़ ली, ये वही चीज़ें हैं जो यहाँ पर लिखी गई हैं। और ये जैसे एनजेसी है जो मैंने कहा था हमने देखेंगे, तो ये लाभ हैं और ये एनजेसी आयोग है। तो हम इसको शॉर्ट में ही पढ़ लेंगे, कुछ तीन पॉइंट हैं दोनों के, तो ये शॉर्ट में क्लियर हो जाएगा, वीडियो भी लेंदी नहीं होगा। सबसे पहले बढ़ते हैं एनजेसी आयोग है क्या। सब हमने पढ़ा ही है। 99वां संविधान संशोधन 2015 होता है, जिसके तहत 124 ए, बी और सी जोड़ा जाता है इसमें। सपोज मैं देखता हूँ, अगर इसमें 124 ए व बी व सी का उल्लेख किया गया है, नहीं किया गया है, नहीं, मैं आप लोगों को पढ़ा देते हैं एबीसी में है क्या। तो एबीसी का प्रावधान किया गया, राष्ट्रपति परामर्श से नियुक्ति। यहाँ पर राष्ट्रपति के परामर्श से नियुक्ति होती थी, ऐसा व्यवस्था बनाई गई थी। और इस व्यवस्था में सीजीआई थे तथा 4 अन्य सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। जो एनजेसी आयोग था, एनजेसी आयोग जो बना था, इसमें 4 अन्य लोगों की व्यवस्था की गई थी कि हमारा जो एनजेसी एक नई प्रकार से व्यवस्था डेवलप की जा रही थी। 5 लोगों में कौन कौन से थे? इन 5 लोगों में हमें लोकसभा के विपक्ष के नेता, पीएम और एक कानून मंत्री देखने को मिल रहे थे, जो कि कानून मंत्री ही होने के कारण ये यहाँ पर न्यायपालिका ने इसको असंवैधानिक करार दिया। हमारे 2015 के सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केस में, जजेस ऑन रिकॉर्ड केस में 2015 का था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, इसको असंवैधानिक करार दिया था। क्योंकि अगर यहाँ पर कैबिनेट मंत्री ना होते तो एक अच्छी तरीके से व्यवस्था डेवलप हो जाती। 5 सदस्य थे, इसमें आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से 5 सदस्य थे। उससे पढ़ना सही नहीं है, इसी से पढ़ लेते हैं। पीएम थे, सीजीआई थे, एलओपी लोकसभा के विपक्ष के नेता था, और एक पारंगत विधि वेत्ता थे, जिसकी नियुक्ति पीएम की अध्यक्षता में की जाएगी। ठीक है। अब एनजेसी के हम लोग लाभ पढ़ लेते हैं, जो कि 3 लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं? संवैधानिक भावना से मेल खाता है। सबसे पहली बात, ये संवैधानिक भावना से मेल खाता है। ऐसी नियुक्ति में तीनों की भागीदारी है। सही बात है, यहाँ पर कार्यपालिका की भागीदारी, न्यायपालिका की भी भागीदारी है, सभी की भागीदारी यहाँ पर की गई है। और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों का महत्व है, पक्ष विपक्ष एलओपी को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार से ये व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था मानी जा रही थी। अब देखते हैं ये 2000 अभी हाल फिलहाल में केसेस भी हो रहे हैं। एक ऐसा मामला भी उठ कर आया जज के बारे में। अब हो सकता है 2005 ये जो केसेस था, इसको संसद में भी बात उठी, ये देखते हैं क्या होता है। और यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बनने की काफ़ी सारी आसार हैं। आप लोग मेंस का क्वेश्चन यहाँ से डेवलप कर लीजिएगा, एनजेसी को एक अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिएगा, जो कि यहाँ पर एक अच्छा रोल निभाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज का वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं रहा, मैं ये रिव्यू के रूप में लास्ट में दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे भी पढ़ने में मज़ा नहीं आया, और आप लोगों को यदि आएगा तो अच्छी बात है। कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।